हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? और दोस्तों उस एग्ज़ाम का क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान मतलब कि जीके वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं या फिर पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस करंट वाले पेपर्स, ठीक है? तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो, कोई फ़ोर्स नहीं है। अगर दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगे और आपको लगे कि आपको बेनिफिट हुआ है, तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है भारत के राष्ट्रगान की रचना के लिए मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया गया था? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि राष्ट्रगान को बनाने के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, राष्ट्रगान को बनाने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया था उस भाषा का नाम है बंगाली। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा का दोस्तों यूज़ किया गया था, ठीक है? जो राष्ट्रगान आज हम लोग गाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में है? वो दोस्तों बंगाली लैंग्वेज में है, ठीक है? अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में बंगाली दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है हिंदी, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है संस्कृत, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है बंगाली। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? ठीक है। अब दोस्तों इसके जो गलत ऑप्शंस हैं उनमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है आमेर किले में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि आमेर किले में इनमें से क्या नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आमेर किला है क्या और दोस्तों आमेर किला को किसने बनवाया था? तो दोस्तों याद रखना, आमेर किले का निर्माण करवाया था राजा राजा काकेल, ठीक है? याद रखना, राजा काकेल देव ने दोस्तों क्या किया था? इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है? लेकिन दोस्तों 1592 में 1592 में इस किले का पूरा निर्माण हुआ था, ठीक है? और दोस्तों इस किले का पूरा निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों याद रखना, राजा मान सिंह ने। किसने? राजा मान सिंह ने इस किले का पूरा निर्माण करवाया था, ठीक है? याद रखोगे दो नाम। पहला नाम किसका है? राजा काकिल देव का है, जिन्होंने क्या किया था? आमेर किले का निर्माण करवाया था। लेकिन दोस्तों इस किले का पूरा निर्माण किसने करवाया था? 1592 में करवाया गया था। और किसने करवाया था? राजा मान सिंह ने करवाया था, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो आमेर किला है ये है कहाँ पर? तो दोस्तों याद रखना, आमेर किला है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में दोस्तों आमेर किला है, ठीक है? अच्छा, राजस्थान में दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखना, जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है? अगर दोस्तों पूछ ले आमेर किला किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, ठीक है? अगर वो ये पूछ ले कि आमेर किला राजस्थान के किस शहर में है, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए जयपुर। क्या होना चाहिए? जयपुर होना चाहिए, ठीक है? याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों आमेर किले में क्या क्या पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखना, आमेर किले में पाया जाता है दीवान, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दीवान ए खास, ठीक है? आमेर किले में पाया जाता है दीवान ए खास। इसके अलावा दोस्तों पाया जाता है दीवान दीवान ए आम, ठीक है? ये भी दोस्तों आमेर किला में ही है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों शीश महल, ठीक है? यहीं पे है शीश महल, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों है इसके बाद है सुख निवास। क्या है? सुख निवास, सुख निवास, ठीक है? ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं दोस्तों? आमेर किले में है, ठीक है? अब दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है कि आमेर किले में इनमें से क्या चीज़ नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है दीवान ए आम। तो दीवान ए आम दोस्तों कहाँ पे है? आमेर किले में। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है?
अच्छा, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है दीवान ए खास। क्या लिखा है? दीवान ए खास। अब दोस्तों दीवान ए खास कहाँ पे है? आमिर किला के अंदर ही है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है सुख निवास। तो दोस्तों सुख निवास भी कहाँ पर है? आमिर किले में। इसका मतलब कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है रूपमती महल। तो दोस्तों रूपमती महल आमिर किले में नहीं है। ठीक है, कौन सा महल है? शीश महल आमिर किले में है, लेकिन दोस्तों रूपमती महल नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रूपमती महल नहीं है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी समझा दिए सभी के सभी, और दोस्तों आमेर किले का इतिहास भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कैलूचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य के प्रख्यात नर्तक हैं? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो कैलूचरण महापात्र हैं ये कौन सा डांस करते थे। तो दोस्तों याद रखना, कैलूचरण महापात्र जो डांस करते थे उस डांस का नाम है ओडिसी। कौन सा डांस है? ओडिसी डांस करते थे। ठीक है, याद रखोगे, कैलूचरण महापात्र कौन सा डांस करते थे? ओडिसी डांस करते थे। ठीक है, और दोस्तों ओडिसी डांस इंडिया के किस स्टेट में किया जाता है? दोस्तों याद रखना, उड़ीसा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उड़ीसा में। ठीक है, ओडिसी डांस कहाँ किया जाता है? उड़ीसा के अंदर किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है भारतनाट्यम। क्या लिखा है? भारतनाट्यम। इसका मतलब ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन दोस्तों लिखा है ओडिसी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया? हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है इन्होंने? भारतनाट्यम। तो दोस्तों याद रखना, भारतनाट्यम जो डांस है वो कहाँ किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु। ठीक है, भारतनाट्यम डांस कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ओडिसी डांस कहाँ किया जाता है? अभी बताया मैंने, उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, लिख देता हूँ दोबारा से मैं, उड़ीसा। ठीक है, ओडिशा। क्लियर है, उड़ीसा में किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है कथकली। तो दोस्तों कथकली किया जाता है केरल में। कहाँ किया जाता है? केरल में दोस्तों कथकली डांस किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है कथक। तो दोस्तों कथक किया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया जाता है? यूपी, मतलब कि उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, दोस्तों उत्तर प्रदेश के अलावा ये मध्य प्रदेश में भी किया जाता है, एमपी। ठीक है, और दोस्तों मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के अंदर भी डांस किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना आप लोग। ठीक है, 3 स्टेट में किया जाता है कौन सा डांस? कथक। क्लियर है, यूपी, एमपी और राजस्थान, इन 3 स्टेट में किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों आपको इन तीनों में से चुनना, लेकिन दोस्तों जब आपको तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है तो आप किसे दोगे? तब दोस्तों आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे आप यूपी को। किसे दोगे? यूपी को दोस्तों आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। किस चीज़ के लिए? कथक डांस के लिए। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कथक डांस इंडिया के किस स्टेट में किया जाता है और ऑप्शन में मान लो तीनों कौन सा है, यूपी भी हो, एमपी भी हो और राजस्थान भी हो, तो दोस्तों आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दे दोगे? फर्स्ट प्रायोरिटी आप दोगे यूपी को। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों हमने सभी ऑप्शंस को भी एक बार समझ लिया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा था वो क्या बन रहा था? ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा था, मतलब कि ओडिसी बन रहा था। ठीक है, कैलूचरण महापात्र कौन सा डांस करते थे? ओडिसी डांस करते थे। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने हरित क्रांति की सराहना करने के लिए गेहूं क्रांति डाक टिकट जारी किया? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसने दोस्तों हरित क्रांति की सराहना करते हुए डाक टिकट जारी किया था। और दोस्तों डाक टिकट जारी किसके लिए किया था? तो दोस्तों गेहूं क्रांति के लिए किया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना उस प्रधानमंत्री का नाम है इंदिरा गांधी। क्या नाम है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा लिख देता हूँ यहाँ पे, इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, इंदिरा गांधी ने ही हरित क्रांति की सराहना करते हुए डाक टिकट जारी किया था। ठीक है, और दोस्तों डाक टिकट जारी किसके लिए किया था? तो दोस्तों गेहूं क्रांति के लिए किया गया था। ठीक है, याद रखोगे।
अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में इंदिरा गांधी दे रखा है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में दोस्तों लिखा है इंदिरा गांधी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है लाल बहादुर शास्त्री, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है नरेंद्र मोदी, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड इंदिरा गांधी, ठीक है। अब दोस्तों आप लोगों को हरित क्रांति का थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ कि हरित क्रांति होती क्या है। तो दोस्तों याद रखना, हरित क्रांति का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना। क्या करना, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना, ठीक है। और दोस्तों एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई थी, किसके अंदर, हरित क्रांति के अंदर, ठीक है, याद रखोगे। अब दोस्तों आप लोगों से कोई पूछ ले कि जो हरित क्रांति है इसके फादर कौन है, मतलब कि इसके जनक कौन है, तो दोस्तों याद रखना इसके जनक हैं नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है, नॉर्मन बोरलॉग इसके क्या हैं, जनक हैं, ठीक है, याद रखोगे। 1960 में 1960 में दोस्तों हरित क्रांति का जन्म हुआ और किसने किया, नॉर्मन बोरलॉग ने किया था, ठीक है, याद रखोगे। अच्छा अब दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि हरित क्रांति की जो शुरुआत इंडिया में की थी उनका नाम क्या था, मतलब कि इंडिया के अंदर हरित क्रांति को शुरुआत करने वाले जनक कौन थे, तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर M.S. स्वामी। क्या नाम था, डॉक्टर M.S. स्वामी नयन, ठीक है। दोस्तों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत की थी, कहाँ पर, इंडिया के अंदर की थी, ठीक है, याद रखोगे। अगर दोस्तों वर्ल्ड की बात करें कि वर्ल्ड में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों याद रखोगे नॉर्मन बोरलॉग ने, ठीक है, किसने की थी, नॉर्मन बोरलॉग ने। और दोस्तों इंडिया के अंदर किसने शुरुआत की थी, तो दोस्तों याद रखना डॉक्टर M.S. स्वामी नयन जी ने शुरुआत की थी, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, इंदिरा गांधी, क्लियर है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है भारत में निम्नलिखित में से किस संगठन को अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है, इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क में, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में, कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग इसका आंसर दोगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से दृष्टि के किस अपवर्तक दोष को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है मायोपिया। क्या लिखा है, मायोपिया। दोस्तों मायोपिया एक प्रकार की बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों जो चीज़ें आपके पास में होती हैं वो चीज़ें दोस्तों आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें दोस्तों आपके निकट में हैं वो चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि जो चीज़ें निकट में होती हैं और दिखाई नहीं देती हैं उस दोष को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उस दोष को कहते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या लिखा है, इसमें लिखा है मायोपिया। मायोपिया के अंदर क्या होता है, ये दोस्तों बीमारी है और इसके अंदर क्या होता है कि जो चीज़ें पास में होती हैं, नज़दीक में होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है हाइपरमेट्रोपिया। क्या लिखा है, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों दूर की चीज़ें आपको अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो चीज़ें दूर होती हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है प्रोसोपिया। क्या लिखा है,
प्रेसोपिया। ये भी दोस्तों एक प्रकार की बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों जो हमारी आंखें हैं वो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाती हैं। ठीक है, जब दोस्तों कोई इंसान अच्छे से नहीं देख पाता है, इसका मतलब है उसे एक बीमारी हो गई है। और दोस्तों उस बीमारी का नाम है प्रेसोपिया। क्या बीमारी का नाम है? प्रेसोपिया उस बीमारी का नाम है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कैटरैक्ट। क्या लिखा है? कैटरैक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों आंख में व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है। क्या आ जाता है? आंख के अंदर सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो दोस्तों हमने चारों ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर बना था वो बना था ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मायोपिया इसका करेक्ट आंसर बना था। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि 1798 में चेचक के जो टीके लगे थे उस टीके की खोज किसने की थी? टीका मतलब कि वैक्सीन, वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना 1798 में चेचक के जो टीके लगे थे उसकी खोज की थी एडवर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी। ठीक है, कौन सा टीका? चेचक का टीका। ठीक है, आप दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है एडवर्ड जेनर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है जेम्स, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है अलेक्जेंडर, ये भी गलत हो गया। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है रॉबर्ट, इसका मतलब है कि ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर क्या बना है? हमारा आंसर बना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा करेक्ट आंसर बना है। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि जून 2021 के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? और दोस्तों किस दृष्टि में? क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो दोस्तों याद रखना भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, दोस्तों आपको लग रहा होगा यूपी, लेकिन दोस्तों 2021 के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। ठीक है, और दोस्तों किस दृष्टि में? क्षेत्रफल की दृष्टि में। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में राजस्थान दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है उत्तर प्रदेश, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बती क्षेत्र में बोखार के पास एक ग्लेशियर से निकलती है? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है जो तिब्बती क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है? तो दोस्तों याद रखना उस नदी का नाम है सिंधु, सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। ठीक है, अब दोस्तों सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं? इंडस रिवर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सिंधु नदी को। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में इंडस रिवर दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है रावी, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है चेनाब, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है इंडस। क्या लिखा है? इंडस मतलब कि सिंधु। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखोगे दोस्तों, आपको याद रखना है उस नदी का नाम जो तिब्बती क्षेत्र के ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, उस नदी का नाम है सिंधु। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना 23 जून 1757 को दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और दोस्तों ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दोस्तों बंगाल के नवाब की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि 1757 किस ऑप्शन में दे रखा है।
जिस ऑप्शन में दे रखे है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है 1557, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है 1763, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 1773, ये भी गलत हो गया। अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 1757, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहीं पे लिखा है 1757। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है ऐसा कौन सा हड़प्पा शहर था जो दोस्तों खादिर बेट पर स्थित था। तो दोस्तों उस हड़प्पा शहर का नाम है धोलावीरा। क्या नाम है, धोलावीरा। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, ये शहर वहाँ पर स्थित था। अब दोस्तों चेक करो कि धौलावीरा किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है कालीबंगन, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है धौलावीरा, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बाकी दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन उनका नाम था। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि ये नाम किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों ये नाम दे रखा है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है लॉर्ड माउंटबेटन, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करा रखा है। मतलब कि यहाँ पे दोस्तों जितने भी अनुच्छेद लिखे हैं, जितने भी आर्टिकल लिखे हैं, ये चारों के चारों आर्टिकल दोस्तों मैंने ऑलरेडी समझा रखे हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, ये वाला भी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ दोगे आप लोग मुझे, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका आंसर दोगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा है। जिसको नहीं पता है इसका आंसर वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे नहीं पता है, मैं उनको सेपरेट बता दूंगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका आंसर आप लोग भी बताओगे। जो स्टूडेंट मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं, 100% दोस्तों उन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने सभी के सभी आर्टिकल्स ये करा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करा रखा है, इस वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया गया मैंने। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो दोस्तों ये बताता है कि शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो दोस्तों शिक्षा को क्या बताता है, मौलिक अधिकार बताता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 17, मतलब कि अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 है, ये बताता है समानता का अधिकार। क्या बताता है, समानता का अधिकार बताता है। ठीक है, समानता का अधिकार बताता है। अब दोस्तों हमारे क्वेश्चन में लिखा है मौलिक अधिकार किस चीज़ का, शिक्षा का। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 17 क्या बताता है, ये बताता है समानता का अधिकार बताता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है आर्टिकल 21A। क्या लिखा है, आर्टिकल 21A। दोस्तों आर्टिकल 21A बताता है शिक्षा का अधिकार। क्या बताता है, शिक्षा का अधिकार बताता है। और दोस्तों शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। मतलब कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A हमें बताता है कि शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है आर्टिकल 19। क्या लिखा है, आर्टिकल 19।
दोस्तों आर्टिकल 19 बताता है भाषण के स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण के स्वतंत्रता लिख देता हूँ यहाँ पे, स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। ठीक है, मतलब कि दोस्तों आपके पास बोलने का क्या है अधिकार, मतलब कि भाषण देने का अधिकार है, आपको कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ये नेता लोग क्या करते हैं, अपनी रैली में अपने भाषण में कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, क्यों बोल पाते हैं, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग इनके पास बोलने का अधिकार है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों ये बोल पाते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 32। क्या लिखा है, आर्टिकल 32। तो दोस्तों आर्टिकल 32 क्या करता है, ये दोस्तों अधिकारों की रक्षा करता है। क्या करता है, आर्टिकल 32 अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, याद रखोगे, अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करता है, आर्टिकल 32 करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अच्छा अब दोस्तों इन चारों ऑप्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताता है समानता का अधिकार। सेकंड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 21A। तो दोस्तों आर्टिकल 21A बताता है शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा क्या एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, कौन बताता है, आर्टिकल 21A बताता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 19। तो दोस्तों आर्टिकल 19 बताता है भाषण का अधिकार। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है आर्टिकल 32। क्या लिखा है, आर्टिकल 32। तो दोस्तों आर्टिकल 32 क्या करता है, ये दोस्तों अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर्टिकल 21A। आर्टिकल को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस इज द लेटेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबल प्राइज। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि नोबल प्राइज लेने वाले लेटेस्ट इंडियन कौन है। तो दोस्तों उनका नाम है अभिजीत बनर्जी। क्या नाम है, अभिजीत, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अभिजीत बनर्जी। ठीक है, आप दोस्तों चेक करो कि अभिजीत बनर्जी किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में दोस्तों ये नाम दे रखा है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम चेक करते हैं ऑप्शंस को। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है अमर्त्य सेन। क्या लिखा है, अमर्त्य सेन। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है कैलाश, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है बी रामकृष्ण, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन दोस्तों लिखा है अभिजीत बनर्जी। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से दोस्तों हमारा आंसर क्या बन रहा है, अभिजीत बनर्जी बन रहा है। बाकी के दोस्तों इसके ऑप्शंस में समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल अ पैसेज टू इंडिया। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पैसेज टू इंडिया नाम की एक नोवेल है और दोस्तों उस नोवेल के ऑथर कौन है, मतलब कि लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखना पैसेज टू इंडिया के जो लेखक हैं उनका नाम है E.M., यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, E.M. फॉरेस्टर। क्या नाम है, E.M. फॉरेस्टर नाम है उनका। ठीक है, याद रखोगे। अब दोस्तों चेक करो कि E.M. फॉरेस्टर किस ऑप्शन में दे रखा है। दोस्तों जिस ऑप्शन में ये नाम दे रखा होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो दोस्तों हम चेक करते हैं ऑप्शंस को और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है H.G., गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में लिखा है E.M. फॉरेस्टर। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, दोस्तों थर्ड ऑप्शन में लिखा है P.T., गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में लिखा एडवर्ड, ये भी गलत हो गया। मतलब कि हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, E.M. फॉरेस्टर। ठीक है, दोस्तों E.M. फॉरेस्टर कौन है, दोस्तों इन्होंने नोवेल लिखी है। ठीक है, और दोस्तों उस नोवेल का नाम है पैसेज टू इंडिया, आप लोग याद रखोगे। ठीक है, पैसेज टू इंडिया नोवेल का नाम है। ठीक है, अच्छा आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा।
अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है वेयर वॉज द फर्स्ट एवर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज्ड। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका आंसर सबको पता होगा। दोस्तों पहली बार आईसीसी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। आप दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में इंग्लैंड दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है वेस्ट इंडीज, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन दोस्तों लिखा है इंग्लैंड। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है इंडिया, ये भी गलत है। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा सही आंसर है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा लोकेटेड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही बहुत ही आसान है। इसमें पूछा गया है कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका आंसर भी सभी लोगों को पता होगा। फीफा का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में स्विट्जरलैंड दे रखा है। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है थोड़ा सा। क्या है होमवर्क? दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है, किस चीज़ की, इसकी फुल फॉर्म क्या है। मतलब कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, और दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है जर्मनी। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है किंगडम, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है स्विट्जरलैंड। इसका मतलब है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है यूएसए, ये भी गलत है। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में अभी ऑप्शन समझाने वाले कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारा आंसर क्या बन रहा है? स्विट्जरलैंड बन रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। दोस्तों जिसके ऑप्शन समझाने वाले हैं मैं ऑप्शन समझा रहा हूं, और दोस्तों जिसके ऑप्शन समझाने वाले नहीं है मतलब कि डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं वो हम दोस्तों डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड द कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कोविड-19 कोवैक्सीन का निर्माण किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। तो दोस्तों याद रखना उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भारत बायोटेक। क्या नाम है? भारत बायोटेक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसने क्या किया है? इसने दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया। ठीक है, और दोस्तों कौन सी वैक्सीन थी? तो दोस्तों उस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्या नाम है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन क्या नाम है? कोवैक्सीन नाम है। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये नाम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है फिजर, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में लिखा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में लिखा है सेरम, ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में दोस्तों लिखा है भारत बायोटेक। क्या लिखा है? भारत बायोटेक। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब दोस्तों हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 तरफ और देखते हैं उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है एज ऑफ जून 2021 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलिस्तीन। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों याद रखना फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं महमूद, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, महमूद अब्बास। कौन है? महमूद अब्बास फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, याद रखोगे एज पर जून 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये नाम दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है महमूद अब्बास। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों सेकंड ऑप्शन में लिखा है मेहमद, गलत हो गया। थर्ड में लिखा है बेंजामिन, गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन में लिखा है रूबेन, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन का, महमूद अब्बास। क्या बन रहा है? महमूद अब्बास करेक्ट आंसर बन रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन 20 भी अच्छे से समझ में आया है तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, आप लोग दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, मतलब कि ये जो क्लास हुई है, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कहाँ जाओगे, टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पर सर्च करोगे सौरभ आइकॉनिक। क्या सर्च करोगे, सौरभ आइकॉनिक क्लासेस दोस्तों आप लोग सर्च करोगे, वहाँ पर दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।